नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ओरिजिन ऑफ द आर्यंस यानी कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के एक बेहद ही रोचक वाद विवाद के संबंध में चर्चा की थी। उस विचार विमर्श को ही हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यह समझा था कि किस तरीके से आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के अन्य अनेक सारे सिद्धांत जो हैं वो प्रतिपादित किए गए हैं। हमने यह समझने की कोशिश भी की थी कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसका प्रश्न सिर्फ अकादमिक जगत या पठन पाठन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। और इसी वजह से यह विषय जो है वो आज भी इतना रोचक बना हुआ है। और जितनी भी नवीन खोज हो रही है, जैसे कि अगर हम अभी रिसेंट खोज की बात करते हैं तो जो यूपी में एक साइट है सनोली, वहाँ से एक स्ट्रक्चर मिला है जो कि रथ के आकार का प्रतीत हो रहा है। तो उसके आधार पर भी कहीं न कहीं वापस से यह बताने की कोशिश की गई है कि आर्य जो है वो भारत के ही मूल निवासी थे। या जैसा हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने या यूरोपियन इतिहासकार जो थे, यूरोपियन विद्वान जो थे, उन्होंने बार बार यह कोशिश की थी यह बताने की कि किस तरीके से आर्य जो है वो विदेशी है, यानी कि भारतीय जो है वो विदेशी शासन से पूर्व से ही शासित रहे हैं। तो उन्हें ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के राजनीतिक संदर्भों से जुड़ा होने के कारण यह विवाद जो है वो बेहद ही रोचक बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से यूरोप के बहुत सारे देश जैसे हंगरी है, रूस है या जर्मनी है या अन्य कोई एरिया हैं जिनको आर्यों का ओरिजिन प्लेस या उनका मूल स्थान बताने की कोशिश बहुत सारे प्रमाणों के आधार पर की गई है अलग अलग विद्वानों के द्वारा। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मध्य एशिया के संदर्भ में भी इसी तरीके का विवाद जो है वो कायम है। तो बात करते हैं हम किस तरीके से मध्य एशिया जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मध्य एशिया के बारे में। मध्य एशिया को इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि भारतीय आर्यों का हम देखते हैं कि जो सबसे पहला ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। उसी तरीके से ईरानी आर्य जो हैं, यानी कि ईरान में निवास करने वाले आर्य जो थे, उनका प्रारंभिक ग्रंथ माना गया है ज़ेंद-अवेस्ता। ये दोनों जो ग्रंथ हैं इनकी बहुत बड़ी खासियत ये है कि इनकी भाषाएं जो है वो समान है। और भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर भाषाओं का डेवलपमेंट जो होता है, भाषाओं का विकास जो होता है वो किसी एक काल क्रम में होता है। और इसी आधार पर अगर समान स्तर की भाषाएं हैं तो वो किसी एक काल विशेष को परिचायक होती हैं। और इस समानता के आधार पर इन दोनों ग्रंथों को समकालीन माना गया है विद्वानों के द्वारा, आदि ग्रंथ ऋग्वेद को और ईरानी आर्यों के आदि ग्रंथ ज़ेंद-अवेस्ता को। इस तर्क के अलावा एक तर्क यह भी है कि आर्यों के बहुत सारे प्राचीनतम अभिलेख जो हैं वो हमें इस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे किस तरीके से मध्य एशिया का मैप एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। मध्य एशिया के मैप में शो किया गया है ये मध्य एशिया का जो इलाका है जिसमें ये ईरान का इलाका है, आपके इराक है, टर्की है या कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पूरा एरिया जो है वो मध्य एशिया में आता है। और यहाँ से जो हमें अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है बोगजकोई का अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व का है। और ये बोगजकोई स्थान जो स्थित है वो बोगजकोई नाम का स्थान जो है वो आपके स्थित है आधुनिक टर्की में। टर्की ये इस एरिया में यहाँ पे बोगजकोई का अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है जिसकी तिथि है 1400 ईसा पूर्व। इस अभिलेख में क्या लिखा गया है, तो इस अभिलेख में दो कबीलों खत्ती और मितन्नी के बीच संधि का उल्लेख किया गया है। इस संधि की शर्तों की रक्षा के लिए कुछ देवताओं को साक्षी यानी कि गवाह बनाया गया है। उनको साक्षी रख करके इस संधि की शर्तें डिसाइड की गई हैं। और जिन देवताओं को साक्षी बनाया गया है उनमें है आपके इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता।
अब हम देखते हैं कि जब हम ऋग्वेद का और ऋग्वेदकालीन संस्कृति का, उसके धर्म का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे एक प्रमुख देवता है अग्नि। अग्नि का उल्लेख हमें बोगुजकोई अभिलेख में यद्यपि प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन जो अन्य प्रमुख देवता है जैसे कि इंद्र, जिनको हम जानते ही हैं, मित्र सूर्य के लिए कहा गया है, सूर्य देव के लिए, वरुण देवता के लिए कहा गया है, और नासत्य जो है उनकी पहचान ऋग्वेद के अश्विन देवता से की गई है। तो इस तरीके की समानता के आधार पर भी यह माना गया है कि कहीं न कहीं जो भारतीय आर्य हैं उनके धार्मिक देवताओं का उल्लेख अगर उस क्षेत्र की, तुर्की के किसी एरिया के अभिलेख में अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो ज़रूर भारतीय आर्यों का कोई न कोई लिंक मध्य एशिया के आर्यों से रहा होगा। तो इस आधार पर भी यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि आर्यों का मूल स्थान जो है वो क्या है, मध्य एशिया है। बोगुजकोई नामक स्थान से ही हमें एक और ग्रंथ मिला है, किक्कुली नामक ग्रंथ, जो कि एक मितन्नी लेखक के द्वारा लिखा गया है। इसकी भी ऋग्वेद से समानता स्थापित करने की कोशिशें विद्वानों के द्वारा की गई हैं। तो जो सबसे पहले विद्वान थे जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया, उनका नाम है जेजी रोड। रोड जो है उन्होंने यह बताया ज़ेंदावेस्ता का अध्ययन करके 1820 ईस्वी में कि प्राचीनतम आर्य जो थे वो एक्चुअली मध्य एशिया में बैक्ट्रिया नामक स्थान के मूल निवासी थे, और बैक्ट्रिया से ही फिर उनकी अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ी, और इस तरीके से उनका जो है वो विस्तार हुआ। तो इस तरीके का मत जो है वो सबसे पहली बार दिया गया था जेजी रोड नामक विद्वान के द्वारा। ये हम यहाँ पे एक मैप देख पा रहे हैं जो कि आर्यंस के रूट को दिखा रहा है। यह मैप है लगभग 1500 शताब्दी ईसा पूर्व का, जो कि भारत में आर्य संस्कृति या कहें कि वैदिक संस्कृति के आरंभ की तिथि भी मानी जाती है, और सिंधु सभ्यता का पतन भी लगभग इसके आसपास ही माना गया है। तो ये रूट जो है वो 1500 ईसा पूर्व का है, जब यह माना गया कि मध्य एशिया से आर्य जो है वो भारत पहुँचे। ये मध्य एशिया का वो इलाका ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का ये एरिया जो कि इनका मूल निवास स्थान माना गया है। यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो दोनों ब्रांचेस हैं वो अलग अलग हो रही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जेजी रोड के अलावा जो प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है, उनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर थे तो जर्मनी के यूरोपियन थे, वो कभी भारत आए भी नहीं, लेकिन वो इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति का बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का, और उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। इसके अलावा उन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है व्हाट इंडिया कैन टीच अस, यानी कि भारत हमें क्या सिखा सकता है, अगर हम उसका हिंदी रूपांतरण करते हैं टाइटल का। तो इस वजह से मैक्स मूलर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और मैक्स मूलर जो हैं उन्होंने यह बताया 1859 में कि मध्य एशिया जो है वही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले आर्यों का आदि देश है, उनका मूल देश है, उनका ओरिजिन प्लेस है। ये बात भी मैक्स मूलर के द्वारा कही गई। उनका कहना था कि मध्य एशिया में आर्य जो है वो बहुत लंबे समय तक साथ रहे, लेकिन फिर उनकी दो शाखाएं हो गई। उनकी एक शाखा जो थी वो एक शाखा तो उनकी पूर्व की ओर होते हुए, यानी कि पूर्व डायरेक्शन की ओर, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ब्लैक सी की इस तरफ ईस्ट की ओर होते हुए एक शाखा जो है वो पहुँच रही है आपके इंडिया, जो कि इंडियन आर्यंस कहे गए हैं। और जो दूसरी शाखा है वो मध्य एशिया के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से होते हुए पहुँचती है आपके प्लेट्यू ऑफ ईरान, यानी कि ईरान के पठार तक, और ईरान में ये बसते हैं। और यहाँ ईरान के जो आर्य हैं वो ज़ेंदावेस्ता नामक ग्रंथ जो है वो लिखते हैं, जिसकी ऋग्वेद से समानता हमने देखी किस तरीके से भाषा के आधार पर, और उसके साथ ही किस तरीके से अभिलेख, जैसे कि तुर्की में बोगुजकोई नामक स्थान से प्राप्त जो अभिलेख है उसमें जिन देवताओं का उल्लेख है उनके आधार पर किस तरीके से भारतीय आर्यों का लिंक जो है वो मध्य एशिया और विशेष रूप से ईरान के आर्यों से जोड़ा गया है, और मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आर्यों का मूल स्थान की एक और संकल्पना, एक और सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है वो है उत्तरी ध्रुव को लेकर के। यह सिद्धांत दिया गया है मूल रूप से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, और इसमें उन्होंने कहा है कि आर्य मूल रूप से उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। उन्होंने यह मत दिया है ऋग्वेद में जो ज्योतिष का वर्णन प्राप्त होता है उसके आधार पर उन्होंने यह बताया है कि इस तरीके की जो भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियां हैं
वो नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर प्राप्त होती है। लेकिन उनका कहना है कि उत्तरी ध्रुव पर जब हिम प्रलय आया तो इस कारण से आर्यों को अपनी जो मूल भूमि थी, अपना जो मूल स्थान था उत्तरी ध्रुव, उसे छोड़ करके ईरान आना पड़ा और फिर ईरान से वो भारत में आकर के बसे। तो उनका कहना है कि इस हिम प्रलय के पूर्व उत्तरी ध्रुव की जलवायु उत्तम थी, वह हरा भरा प्रदेश था। लेकिन जब हिम प्रलय हुआ तो वहाँ की जलवायु सहनशील नहीं रही और वहाँ के जो निवासी थे आर्य, उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा और फिर वो भारत और ईरान में आकर के बस गए। लेकिन अधिकांश विद्वानों का यह को तिलक के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत अमान्य है, क्योंकि इस तरीके के कोई भी तथ्य हमें अन्य तरीके से प्राप्त नहीं होते हैं और ऋग्वेद में ऐसा कोई विशेष वर्णन हमें उत्तरी ध्रुव के बारे में नहीं प्राप्त होता है, जिस वजह से यह मत जो है वो उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। तो आज हमने बात की कि मध्य एशिया का जो मत जो कि अभी तक सर्वाधिक पॉपुलर या सर्वाधिक प्रसिद्ध मत है आर्यों के मूल स्थान को लेकर के, तो मध्य एशिया के रेफरेंस में हमने बात की, उत्तरी ध्रुव के रेफरेंस में हमने बात की और आगे किस तरीके से भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने की कोशिशें की गई हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।